सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आशा है आप लोग घर पर रहकर स्वस्थ व अच्छे से होंगे। मैं आज आपको आपकी किताब में से निबंध लेखन समझाने जा रही हूँ, जो सभी बच्चों के लिए परीक्षा उपयोगी है। सभी के प्रश्न पत्रों में निबंध अवश्य रूप से आता है, जिसे हम अगर सही ढंग से लिखें, उसका सही ढंग से लिखने का प्रकार हम समझ लें तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हम ये निबंध लेखन विधा सीखते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। नि प्लस बंध अर्थात अच्छी तरह बंधा हुआ निबंध। निबंध में भाव या विचार पूर्णतः एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। निबंध के द्वारा लेखक आत्मीयता, व्यक्तित्व के साथ विषय या प्रसंगों पर स्वयं की भाषा शैली में अपने भाव या विचार प्रकट करता है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि निबंध शब्द दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। नि प्लस बंध यानी कोई भी रचना बंधी हुई क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें कि भाव या विचार पूर्णतः एक सूत्र में बंधे रहें। बच्चों, अब हम देखते हैं निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमें निबंध में पूरे नंबर मिल सके। निबंध का आरंभ अथवा अंत आकर्षक होना चाहिए। तो बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह हमें जान लेना चाहिए कि निबंध का जो हम आरंभ करते हैं और अंत करते हैं, उसमें हम ऐसी कुछ बातें लें जिससे या उसका आरंभ या अंत ऐसे कुछ शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे वह आकर्षक बन जाए, और वह आकर्षक होगा तो पढ़ने वाले व्यक्ति को भी निबंध में रुचि आएगी। इसका दूसरा, रोचक, प्रभावशाली तथा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, निबंध लिखते समय हमेशा हमें रोचक और प्रभावशाली तथा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय तथा शब्द सीमा को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आपके प्रश्न पत्रों में आता है कि इतने शब्दों में हमें ये निबंध लिखना है, 150 से 250 शब्द या 100 से 350 शब्द, तो जो हमें शब्द सीमा दी गई है उसी के अंतर्गत रहकर हमें उस विषय को अच्छे से ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना चाहिए। यह भी बच्चों अच्छे से ध्यान देने योग्य बात है कि हमें निबंध लिखते समय उचित जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। निबंध को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए इसमें हमें दोहों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों आदि का प्रयोग भी करना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को निबंध आकर्षित करे और इंटरेस्टिंग लगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं निबंध कितने प्रकार के होते हैं। निबंध वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, परंतु निबंध का जो मेन उद्देश्य है वो 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति प्रधान निबंध और विषय प्रधान निबंध। तो व्यक्ति प्रधान निबंध कौन से होते हैं, यह हम देखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति प्रधान निबंध, इस प्रकार के निबंधों में लेखक के भावों से संबंधित निबंध आते हैं। इन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, जो व्यक्ति प्रधान निबंध होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं वर्णनात्मक निबंध। जब निबंधकार किसी स्थान या वस्तु का वर्णन इस प्रकार करता है कि पढ़ने वाले के लिए सामने वह दृश्य सजीव उठे, तो वह वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने पहले वर्णनात्मक निबंध देखे, इनमें हमने जाना कि जब निबंधकार किसी स्थान या वस्तु का वर्णन इस प्रकार करता है कि पढ़ने वाले को ये लगने लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वही सारे दृश्य हमारे सामने सजीव उठे, तो वह वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। भावनात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत लेखक की निजी अनुभूतियों के आंकलन होते हैं। इसके द्वारा लेखक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार के निबंधों में विचारों की प्रधानता नहीं रहती है। तो बच्चों, ये भावनात्मक निबंध होते हैं। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत लेखक की निजी अनुभूतियों के आकलन होते हैं और इसके द्वारा लेखक अपनी भावनाओं को भी यहाँ पर अभिव्यक्त करता है। परंतु इस प्रकार के निबंधों में विचारों की प्रधानता नहीं होती है।
अब हम तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, विचारात्मक निबंध। जब लेखक अपने मौलिक विचारों को तर्कबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है तो वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, जब लेखक अपने मौलिक विचारों को तर्कबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर विचारात्मक निबंध होते हैं। विवरणात्मक निबंध, जब निबंधों में अतीत का चित्रण रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो वे विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। यानी बच्चों, जब निबंधों में कोई पुराने अतीत का चित्रण रोचक शैली से, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। अब आते हैं आत्मपरक निबंध। जिन निबंधों में लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन के भावों को प्रकट करता है, ये आत्मपरक निबंध कहलाते हैं। यानी बच्चों, जिन निबंधों में लेखक अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, व्यक्तिगत जीवन के भावों को प्रकट करता है, ऐसे निबंध आत्मपरक निबंध कहलाते हैं। बच्चों, अभी तक हमने जाना था व्यक्ति प्रधान निबंध के बारे में और उनके उपभेदों के बारे में। अब हम विषय प्रधान निबंध देखते हैं, ये क्या होते हैं। विषय प्रधान निबंध, इस प्रकार के निबंधों का वर्गीकरण विषय के आधार पर होता है। जैसे कि साहित्यिक निबंध, वह निबंध जो साहित्यिक विषयों पर लिखे जाते हैं वे साहित्यिक निबंध कहलाते हैं। आर्थिक निबंध, विभिन्न आर्थिक समस्याओं और आर्थिक विषयों पर जो लिखे जाते हैं वो आर्थिक निबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं वाणिज्यिक निबंध। यह निबंध जिनका विषय उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित रहता है वे वाणिज्यिक निबंध कहलाते हैं। यानी बच्चों, अभी हमने पढ़ा था व्यक्ति प्रधान निबंधों के बारे में, फिर विषय प्रधान निबंधों के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि निबंध कितने भागों में विभाजित है। निबंध को 4 भागों में बांटा गया है: शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। शीर्षक देखते हैं, ये शीर्षक क्या होता है। निबंध लिखते समय यह आवश्यक है कि निबंधकार शीर्षक का चयन बहुत सोच विचार कर करे। शीर्षक जहां तक संभव हो छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। तो बच्चों, यह हमने जाना कि निबंध लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात यह है कि हमें निबंध लिखते समय यह आवश्यक है कि निबंधकार को या जो भी व्यक्ति निबंध लिख रहा है उसको शीर्षक का चयन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए और उसका जो शीर्षक है वह छोटा और आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद प्रस्तावना, इसके माध्यम से निबंध लेखन की शुरुआत की जाती है। इसमें विषय का सामान्य परिचय तथा लेखक क्या कहना चाहता है इसका थोड़ा सा संकेत इसमें होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कसी हुई और विचार गुथे हुए होना चाहिए। तो बच्चों, इसके माध्यम से जब हम प्रस्तावना लिखते हैं, निबंध लिखने से पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें विषय का सामान्य परिचय हम देते हैं और इसका थोड़ा सा संकेत भी देते हैं कि इसमें हम किस विषय के ऊपर निबंध लिख रहे हैं। विषय वस्तु, इसके अंतर्गत निबंधों में जिन जिन सवालों को आप उठाना चाहते हैं उन्हें क्रम अनुसार एक एक अनुच्छेद में देते जाएं, जिससे विषय के प्रतिपादन में पुनरावृत्ति नहीं होती और सारी विषय वस्तु खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती है। यानी कि बच्चों, इसके अंतर्गत निबंधों में जिन जिन सवालों को हम उठाना चाहते हैं या जो भी समस्या है या जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उन्हें हम क्रम अनुसार एक एक अनुच्छेद में देते जाते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, और इसमें विषय के प्रतिपादन में उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है और सारी विषय वस्तु अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है। अब लास्ट आता है बच्चों उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक अपना उद्देश्य और समस्याएं जो उसके द्वारा निबंध में उठाई गई थी या लिखी गई थी उनका संक्षेप में उल्लेख करते हुए अपना समाधान यहाँ प्रस्तुत करता है। यानी बच्चों, जो भी व्यक्ति निबंध लिखता है उपसंहार इसका लास्ट पॉइंट होता है और यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक अपने उद्देश्य और समस्या जो उनके द्वारा इस निबंध में उठाई गई थी उनका यहाँ पर वो छोटा रूप यानी संक्षेप में उल्लेख करता है और अपना समाधान प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको निबंध लेखन एक विधा यह पाठ समझाया और निबंध किस प्रकार लिखते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। यह आपके लिए परीक्षा उपयोगी है।
हर क्लास में ही यह निबंध लेखन आता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और ये अच्छे से अब जो भी आपका प्रश्न पत्र में निबंध आएगा या आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसी अनुसार लिखने का प्रयास करेंगे। और मैं बता रही हूँ इसमें कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उसमें ध्यान देने योग्य बातें, जो भी मैंने बताया आप उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए और अपनी परीक्षा में निबंध लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।